हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एम है टू डिटरमाइन पीएच ऑफ सर्टेन सैंपल्स। टू डिटरमाइन पीएच ऑफ सर्टेन सैंपल्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी चीज की पीएच का पता करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्यों हम पीएच निकाल रहे हैं। तो जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि किसी पे एसिड अटैक हो गया तो वो बॉडी डैमेज हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। और कुछ एक ऑप्टिमम पीएच से अगर बाहर चली जाती है वैल्यू तो वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी को। तो जो चीज हम खा रहे हैं या पी रहे हैं उसका एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होना जरूरी है, और वो पता करने के लिए हमें उसकी मेजरमेंट करनी आनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंट सीख रहे हैं। और पीएच होता क्या है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो जैसा कि आपको पता है पीएच इनडायरेक्टली हम किस लिए मेजर कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस को मेजर करने के लिए। तो कोई पूछता है कि अगर हमें H प्लस आयंस का ही पता करना है तो ये सब फालतू का लॉग और माइनस साइन क्यों, ये कंसेप्ट क्यों आया? सिर्फ H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ही क्यों नहीं लिख देते? क्यों ये माइनस और लॉग लगाने का ये सब झंझट आया? तो बात यह है कि जो कंसंट्रेशन वैल्यूज होती हैं वो जनरली 10 की पावर में होती हैं। जैसे 10 पावर -13 हो गया, 10 पावर -14 हो गया। तो क्या प्रॉब्लम आती है? ऐसे नंबर्स को स्टडी करना थोड़ा इतना ज्यादा इजी नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर हम इसका log 10 ले लें तो ये पावर्स आगे आ जाती हैं और ये एक सिंपल नंबर्स बन जाते हैं। और फिर उसके बाद माइनस साइन लगाने से ये वैल्यूज पॉजिटिव भी हो जाती हैं। तो समझना और ज्यादा इजी हो जाता है। इसीलिए पीएच निकालने के लिए माइनस और log का यूज किया जाता है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ताकि हमें पीएच को समझना और देखना इजी हो जाए। तो ये बात हो गई पीएच की। तो अब बात कर लेते हैं कि पीएच हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की पीएच या सॉल्यूशन की पीएच। तो पीएच पता करने के लिए एक मेथड है टाइट्रेशन। एक मेथड हो सकता है टाइट्रेशन मेथड हो सकता है पीएच मेजर करने के लिए। इसकी पर काफी लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से ये आजकल यूज नहीं किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इसकी लिमिटेशन हो जाती है कभी कभी। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है, पहले जान लेते हैं कि टाइट्रेशन मेथड होता क्या है। इसमें क्या होता है कि मान लो किसी भी अननोन सॉल्यूशन का हमें पीएच निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको टाइट्रेट करवा देते हैं किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जिसकी पीएच हमें ऑलरेडी नोन हो, या बोल सकते हैं कि जिसकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी नोन हो। तो ऐसे स्टैंडर्ड एसिड बेस सॉल्यूशन से हम अननोन सॉल्यूशन को टाइट्रेट करके उसकी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस निकाल लेते हैं, और फिर जिससे हमें पीएच का पता चल जाता है। लेकिन ये सब प्रोसेस में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं कभी कभी। सबसे पहले लिमिटेशन तो यही है कि इसका जो असेंबली होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी ज्यादा इजी नहीं है, बहुत सारा सेटअप करना पड़ता है। सेकंड लिमिटेशन इसकी हो जाती है, जैसे कि हम जब पीएच मेजर करते हैं टाइट्रेशन से, तो जो हमें एंड पॉइंट पता चलता है वो इंडिकेटर की हेल्प से पता चलता है, जिसमें कलर चेंज हम नोटिस करते हैं। लेकिन टाइट्रेशन में अगर कोई ऐसा अननोन सैंपल हो जिसका कलर ऑलरेडी डार्क हो, तो ऐसे केस में हम कलर चेंज नोटिस नहीं कर पाएंगे, और तब ये टाइट्रेशन मेथड फेल हो जाएगा। इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या होती है? कभी कभी हमें बायोलॉजिकल सैंपल्स की पीएच निकालनी होती है जो कि इतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होते और हम उनको वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है, सैंपल की अमाउंट भी ज्यादा चाहिए होती है और वो तुम रिकवर नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन केसेस में जो टाइट्रेशन मेथड है वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक मेथड आया, सिंपल मेथड टू डिटरमाइन पीएच विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर। उसमें बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। ये शायद आपका सबसे इजी एक्सपेरिमेंट होगा, सबसे ज्यादा इजी एक्सपेरिमेंट है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन लेना है। पीएच कैसे मेजर करनी है पीएच मीटर से, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। आपको बस एक पीएच मीटर की रोड इसमें सॉल्यूशन में डिप करनी है, जिसका भी आपको पीएच लेना है, और यहाँ पे साइड में एक डिजिटल मीटर होगा जिसमें पीएच की वैल्यू लिखी आ जाएगी। तो इतना सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको पीएच मेजर करने के लिए करना है। जस्ट आपको सॉल्यूशन में डिप करना है और यहाँ पे पीएच की वैल्यू आ जाएगी। दिखने में तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स बड़ी केमिस्ट्री हो रही होती है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलेंगे, पर बहुत कुछ हो रहा होता है जो हमें नहीं पता चलता है। तो अब उसकी बात कर लेते हैं। इस छोटे सी मेजरमेंट के पीछे, इतनी इजी मेजरमेंट के पीछे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज हो रही होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इंटरनली पीएच मीटर में क्या हो रहा होता है? एक ग्लास इलेक्ट्रोड होती है जिसमें नॉन H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होती है, और यहाँ पे एक फ्रिट लगी होती है जिससे H प्लस आयंस परमिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्रिट लगी होती है जिसमें से H प्लस आयंस परमिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक AgAgCl की वायर लगी होती है। तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड होती है। तो इसमें क्या खासियत होती है, इसका जो पोटेंशियल होता है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है वो रिवर्सिबल होता है H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन से। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो रिवर्सिबल होता है H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन से। अगर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
इसका अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी तरह से पता कर लें, किसी तरह से पता चल जाए, तो क्या H+ आयंस की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी? तो चल जाएगी। और H+ आयंस की कंसंट्रेशन पता चल गई तो मतलब हमें pH पता चल जाएगी। तो हमें pH पता चल जाएगी। तो और हमें ये जानना है कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मिलता है। कभी भी किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें नहीं मिलता है। हमें जब भी मिलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व होता है मतलब कि एक और इलेक्ट्रोड भी होगी, एक और इलेक्ट्रोड भी होगी। मान लो इसका पोटेंशियल E1 है, जो कि अभी हमें नहीं पता है, जो कि हम पता भी करना चाहते हैं। इसका मान लो E2 है, और हमें जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट जो pH मीटर है, वो जो pH मीटर है वो क्या करता है, वो इन दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। क्योंकि वो पता लगा सकता है, वो सिर्फ इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा पाता है। वो इन दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा पाता है, मतलब कि E2 माइनस E1 पता लगा पाता है। लेकिन उसे pH निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? pH निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो क्या किया जाता है, इसमें एक ऐसी इलेक्ट्रोड डाली जाती है जिसका पोटेंशियल, अगर हमें इसका पोटेंशियल हमें नोन होता है, ये नोन वैल्यू होती है, तो जानबूझ के ऐसी इलेक्ट्रोड ली जाती है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली जाती है जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी नोन होता है। इसका अगर पोटेंशियल ये अगर नोन वैल्यू है, ये नोन है, ये भी E2 माइनस ये डेल्टा E भी नोन है, तो क्या इससे pH मीटर E1 की वैल्यू नहीं निकाल लेगा? ये भी हमें नोन है, ये तो वैल्यू मिलती ही है पोटेंशियल डिफरेंस की। E2 हमने जानबूझ के एक नोन इलेक्ट्रोड डाली जिसका पोटेंशियल नोन होता है, तो अगर दोनों नोन है तो एक अननोन वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशन से। तो इस तरह से जो pH मीटर है वो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लेता है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लेता है E1 का। और क्योंकि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रिवर्सिबल है H+ आयंस की कंसंट्रेशन से, तो उससे इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको pH में कन्वर्ट करके हमें रीडिंग दे देता है। तो चलिए अभी मैथमेटिकली देखते हैं इसको, मैथमेटिकली देखते हैं। तो ये है ग्लास इलेक्ट्रोड का, ये है ग्लास इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हमने डिप किया है एक अननोन सॉल्यूशन में, जिसे हमने डिप किया है एक अननोन सॉल्यूशन में। ये सिर्फ मैंने अभी सिर्फ ग्लास इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी E इज इक्वल टू E ग्लास इज इक्वल टू E नोट ग्लास माइनस RT बाई NF log ऑफ H प्लस ln ऑफ H प्लस ln ऑफ H+ आयंस, ln ऑफ H+ आयंस ये कंसंट्रेशन हो जाएगी। अगर हम इसको टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लें, अगर 298 केल्विन पे ये मेजरमेंट करें, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें 1 होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इसमें 1 होंगे, और ये R की वैल्यू नोन होती है, R की वैल्यू नोन होती है, और ln को हम खोल के 2.303 लॉग लिख सकते हैं, और ln को हम 2.303 लॉग लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, E नोट ग्लास, ये सोल्व करके क्या आ जाता है, E नोट ग्लास माइनस 0.0591 pH, ये आ जाता है E ग्लास इज इक्वल टू E नोट ग्लास माइनस 0.0591 pH, ये वैल्यू आ जाती है। अभी क्या करेंगे हम, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड, ये तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए था, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं होता, हमेशा उसके साथ एक और इलेक्ट्रोड रहती है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर हो पाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ हम मान लीजिए कैलोमल इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल क्या हो जाएगा, ई कैलोमल E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो ई कैलोमल हमने अटैच कर दी, ई कैलोमल माइनस ई ग्लास हो जाएगा। और जो ई ग्लास होगा वो ये होगा, ई ग्लास क्या होगा, ये होगा। तो ये हमारा E1 था, ये हमारा E2 था, जो मैंने अभी आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, जो भी डायग्राम बनाया था उसमें ये E2 था, ये हमारा E1 था, जो नोन, जिसकी E2 वैल्यू नोन होती है, ये हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड थी, और ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम एक्चुअली मेजर कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा, और इसमें हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखिए आगे क्या करना है, आगे हम इसकी कैलोमल की, इसको इसमें डाल देते हैं और इस कैलोमल की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें कैलोमल की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट करके ई सेल आ जाएगा हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू 0.241, ये कैलोमल का हो गया माइनस, और ये मैंने ई ग्लास की वैल्यू पुट कर दी है, ई ग्लास माइनस 0.0591 इंटू पीएच, ये हो जाएगा ई सेल, ये हो जाएगा ई सेल। तो यहां से हम पीएच की वैल्यू पता कर सकते हैं, ये इक्वेशन से हम पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं, सारी चीजों को इधर ले जाके पीएच के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पीएच आ जाएगा ई सेल माइनस 0.241 प्लस ई नोट ग्लास बाय 0.0591। तो ये पीएच के टर्म्स में लिख दिया मैंने, पीएच के टर्म्स में लिख दिया। तो अभी क्या होता है कि
हर बार जब भी कोई अपनी अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करता है तो हर बार जो ग्लास की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो हर बार जो ग्लास की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, तो ये हमेशा नंबर चेंज हो जाता है, ये हमेशा नंबर चेंज हो जाता है जैसे जैसे जो जो जिस ग्लास की क्वालिटी का इलेक्ट्रोड लेता है, बाय करता है। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने की। पीएच मीटर को कैलिब्रेट करते हैं ताकि पीएच मीटर को ई नोट ग्लास की वैल्यू पता चल जाए, ताकि वो पीएच निकाल सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक नॉन पीएच कंसंट्रेशन, एक नॉन कंसंट्रेशन, तो हम क्या करते हैं, एक नॉन पीएच का सॉल्यूशन लेते हैं, एक नॉन पीएच का सॉल्यूशन लेते हैं, और जो पीएच मीटर है वो ई नोट ग्लास का पता लगा लेता है, वो ई सेल निकालता है जिससे ई नोट ग्लास की वैल्यू आ जाती है। और फिर जब हमें अननोन सॉल्यूशन की पीएच निकालनी होती है तो पीएच मीटर क्या करता है, तब ये ई नोट ग्लास की वैल्यू उसने पहले निकाल ली थी, ई नोट ग्लास की वैल्यू उसने कैलिब्रेशन के टाइम में उसे पता चल जाती है, तब वो पीएच निकाल लेता है, तब वो पीएच निकाल लेता है। तो जैसे कि मान लो हमने पहले अननोन सॉल्यूशन में पीएच मीटर को डिप करने से पहले हम जानबूझ के मान लो पीएच 4 के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, 4 इज इक्वल टू ई सेल माइनस 0.241 प्लस ई नोट ग्लास बाय 0.0591 तो ये बन जाएगी। और ई सेल जो है वो पीएच मीटर निकाल लेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो पीएच मीटर निकाल लेता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। और क्योंकि ये नॉन सॉल्यूशन थी, ये हमने ऑलरेडी नॉन सॉल्यूशन लिया था, नॉन पीएच का सॉल्यूशन लिया था, ये भी पीएच मीटर को पता है, ये भी पता है। तो पीएच मीटर क्या करता है, ई नोट ग्लास की वैल्यू बैक कैलकुलेट कर लेता है। और जब हम अननोन पीएच का सॉल्यूशन डालते हैं तो उसे ई नोट ग्लास ऑलरेडी पता होता है, ये उसने पहले निकाला ही था। तो ये सब नॉन वैल्यूज होती हैं, तो इस तरह से पीएच आ जाती है, तो इस तरह से पीएच मीटर वर्क करता है। तो भी आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंटली इतना कुछ नहीं करना है, ये सब पीएच मीटर ने करना था। आपको क्या करना है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपको पहले पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना है। क्यों कैलिब्रेट करना है, क्योंकि ई नोट ग्लास जो है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ग्लास इलेक्ट्रोड, जहां से आप लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो पीएच की जो ई नोट ग्लास है वो मैरी करती है, तो पीएच की वैल्यू सही आए, तो इसीलिए पहले कैलिब्रेट करना होता है पीएच मीटर को। तो आपको क्या करना है, पहले नॉन पीएच के सोल्यूशन लेने हैं। नॉन पीएच के 3-4 सोल्यूशन ले सकते हैं, 3 ले लो, चाहे पीएच इज इक्वल टू 4 ले लो, पीएच इज इक्वल टू 7 ले लो, पीएच इज इक्वल टू 14 ले लो। तो 3 डिफरेंट पीएच के सोल्यूशन ले लो। एक बार इसमें डिप करो ग्लास इलेक्ट्रोड को, जो पीएच मीटर का ग्लास इलेक्ट्रोड और जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होती है, वो दोनों इसमें डिप करो। और फिर क्या करना है, ये आपको पता है कि पीएच 4 आनी चाहिए, लेकिन पीएच मीटर में वो कुछ वैल्यू दिखाएगा, आपको उसको 4 पे सेट कर देनी है। एक नोब होगी, उससे आपको पता है आपने पीएच 4 के सोल्यूशन में डाला है, तो आपको वो नोब से 4 पे सेट कर देनी है। यहाँ पे कुछ भी नंबर आ रहा हो, ऑलमोस्ट 4 ही आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा क्योंकि ग्लास इलेक्ट्रोड का फर्क हो सकता है। तो इसीलिए आपको जो है पीएच की नोब को 4 पे सेट कर देना है। अभी क्या करना है, इसमें से निकालना है, इसको वॉश कर देना है, ग्लास इलेक्ट्रोड को, इस ग्लास इलेक्ट्रोड को वॉश कर देना है। फिर आपको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है ताकि कोई और आयंस ना जाए। डिस्टिल्ड वाटर से क्यों करना है, क्योंकि आयंस ही हम मेजर कर रहे हैं, और अगर आयंस वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे तो वैल्यू सही नहीं आएंगी। तो आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है जिसमें आयंस ना हो, डीआयनाइज्ड वाटर लेना है जिसमें आयंस ना हो। तो आप क्या करेंगे, फिर आपको पीएच 7 वाले में ये जो असेंबली है पीएच मीटर की, उसकी जो ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला असेंबली है, उसको इसमें डिप करना है। और आपको अब क्या करना है, नोब को 7 पे सेट कर देना है। ये आपको मैन्युअली करना है, फिर आपको 7 पे कर देना है, और सेम इसी तरह से इसमें से निकाल के आपको वॉश करके इसमें डालना है, और इसको नोब को 14 पे सेट कर देना है, इसको 14 पे सेट कर देना है। तो ये हो गई कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। ये कैलिब्रेशन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपना अननोन सॉल्यूशन लेना है। आपने जानबूझ के 3-4 डिफरेंट पीएच के रेंज में सॉल्यूशन से कैलिब्रेशन किया, ताकि बहुत ज्यादा वाइड रेंज में उसकी जो करेक्ट हो जाए पीएच की वैल्यू। तो ये वाइड रेंज आप पीएच 1 का भी ले सकते हैं, एक वाइड रेंज रख सकते हैं कैलिब्रेशन के लिए। फिर आपको क्या करना है, अपना अननोन सॉल्यूशन लेना है, उसमें असेंबली को डिप करना है, तो आपको एक्चुअली अपने अननोन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया पीएच मेजर करने का तरीका। तो अभी देखते हैं पीएच मीटर, ये आपका सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, एक और ज्ञान की बात देख लेते हैं। तो जो पीएच मीटर हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक पीएच मीटर में क्या होता है, जो ग्लास इलेक्ट्रोड है और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो सेपरेट आती हैं। ये आप सेपरेट होती हैं, उसमें ग्लास इलेक्ट्रोड और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो सेपरेट होंगी। एक पीएच मीटर ये होता है। एक पीएच मीटर क्या होता है, जिसमें ये दोनों एक ही में ग्लास इलेक्ट्रोड भी होगी और रेफरेंस भी होगी, एक ही इलेक्ट्रोड के अंदर दोनों अवेलेबल होंगी। तो इसको हम कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ग्लास इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ग्लास इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको।
कॉम्बिनेशन ग्लास इलेक्ट्रोड। तो ये दो तरह के पीएच मीटर हो गए। तो अभी आपको मैंने सिखा दिया है कि कैसे पीएच मेजर करनी है। सबसे पहले कैलिब्रेशन करना है, क्योंकि जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, इनोड ग्लास है, वो वेरी कर सकता है ड्यू टू कहाँ से, किस मेकर से आपने जो ग्लास इलेक्ट्रोड ली है। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि विद टाइम जो इसकी कंसंट्रेशन वगैरह है वो सब, और इसकी क्वालिटी है वो खराब हो जाए, तो चेंज हो जाती है। तो इस वजह से भी इनोड ग्लास में इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए हर बार जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो बेटर है कि पहले पीएच मीटर को कैलिब्रेट कर लें और उसके बाद ही अपने अननोन सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये आपका पीएच मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंट था।